नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया भी हो चुकी है। अब सभी राजनीतिक दल पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। ऐसे में बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस ने तैयारी पूरी कर ली है। इसी कड़ी में मंगलवार को पूर्व सांसद रेवती रमण सिंह के बेटे और सपा के वरिष्ठ नेता उज्जवल रमण कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। साथ ही आपको बताते चले कि प्रयागराज के बराव गांव में जन्मे उज्जवल रमण के पिता रेवती रमण ने सांसद बनने के बाद में करछना सीट छोड़ दी थी। वो पहली बार करछना विधानसभा सीट से विधायक बने। चूंकि उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, इसलिए उन्होंने पर्यावरण मंत्री के रूप में भी राज्य में काम किया और आगरा, लखनऊ और कानपुर में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का शुभारंभ किया था। उन्होंने बीज विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में वे करछना से दोबारा विधायक चुने गए। उनकी जीत उनकी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वे इलाहाबाद और आसपास के निर्वाचन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी से जीतने वाले एकमात्र प्रत्याशी थे। सदस्यता ग्रहण करने के बाद में उज्जवल रमण ने कहा कि वर्तमान समय में संविधान खतरे में है, जनतंत्र खतरे में है। बीजेपी का विरोध करने के लिए हम सभी एकजुट हैं। दोनों दलों के नेताओं का विश्वास मिला। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सहमति के आधार पर प्रयागराज लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में भी उतरने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी, कांग्रेस पार्टी के महासचिव और प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी, कांग्रेस पार्टी की पीएलपी की लीडर श्रीमती मोना मिश्रा जी, श्याम किशोर शुक्ला जी, पूर्व विधायक टंडन जी और जितने तमाम साथी आज मौजूद हैं, मीडिया के हमारे प्रेस के साथीगण, आज देश का जो वर्तमान परिवेश, जो वर्तमान देश की स्थिति बनी और उसके बाद जो फैसला तमाम दलों ने लिया इंडिया अलायंस बनाने का, और इंडिया अलायंस बनाने के फैसले के पीछे की जो मूल भावना थी कि संविधान कहीं न कहीं खतरे में लोगों को लग नहीं रहा है, लोगों को दिख रहा है कि संविधान खतरे में है, लोगों को दिख रहा है जमहूरियत, लोगों को दिख रहा है डेमोक्रेसी, जनतंत्र खतरे में है। इसके लिए तारीखी फैसला जो लिया इंडिया गठबंधन में इंडिया अलायंस के नेताओं ने, पूरे देश के नेताओं ने एकजुट होकर जो फैसला लिया, उसी कड़ी में आज ये हमारा फैसला है कि प्रयागराज की धरती से, प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यक्रम है, जो नीतियां हैं, जो विचारधारा है, हमारा उसका विरोध है। हम विचारधारा का विरोध करते हैं, उनकी नीति और कार्यक्रम का विरोध करते हैं, इसलिए हम लोग इकट्ठा हैं। और मैं कांग्रेस पार्टी की नेता, कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी का और प्रियंका गांधी जी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का मैं आभार और धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो फैसला किया, उस फैसले की आज परिणति है कि मैं आपके सामने हूं। ये दोनों दलों के बीच के शीर्ष नेतृत्व का फैसला है और निसंदेह जो विश्वास उन लोगों ने मुझमें दिया है, जो व्यक्त किया है, उस विश्वास में मैं पूरे कांग्रेस पार्टी के परिवार के लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उस पर खरा उतरने के लिए जी जान से मेहनत करके और पार्टी की झोली में प्रयागराज की सीट देने का भरसक प्रयास करूंगा। मैं साथियों से कहूंगा, नारा लगाने का बहुत वक्त आएगा, अभी संघर्ष का समय है, अभी मेहनत करने का समय है और जितनी हम मेहनत कर ले जाएंगे उसी का नतीजा 4 जून को आएगा। तो अभी मेहनत की बात करिए, अभी लड़ाई लड़ने की बात करिए, संघर्षों की बात करिए, अभी भाषण देने की भी बहुत आवश्यकता नहीं है। अभी आवश्यकता है काम करने की। और जो बहादुर साथी आज हमारे साथ आए हैं, निसंदेह मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने बहादुरी से
पिछले 50 सालों में बाबूजी के कुंवर रेवती रमन सिंह जी के राजनीतिक सफर के हर मुकाम पर उन्होंने साथ दिया है, सहयोग दिया है और आशीर्वाद दिया है। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि उनका आशीर्वाद भी मुझे मिलता रहेगा और उसी के बदौलत इस लड़ाई को हम आगे लड़ सकेंगे। और इसी के साथ मैं कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का अंत में आभार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि इस लड़ाई का नेतृत्व मैं कर सकूं। बहुत बहुत आभार। गौतम बुद्ध नगर के थाना सेक्टर 58 पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। आपको बताते चले कि विसनपुरा कट तिराहा के पास एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया। अपराधी का नाम विष्णु गुप्ता बताया जा रहा, जो कि क्लियो काउंटी कॉलोनी सेक्टर 121 के थाना फेज 3 का रहने वाला है, जिसके कब्जे से एक तमंचा और कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला नोएडा का बताया जा रहा है, जहां पर अवैध हथियार समेत अपराधी को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक तमंचा और साथ ही कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। नोएडा में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की छानबीन की और आरोपी के कब्जे से एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। मामले में जांच पड़ताल के बाद में आरोपी की पहचान कौशल नाम से हुई। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई है। गौतम बुद्ध नगर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की, साथ ही सम्मेलन को संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं यह वही जनपद है जो जनपद 2017 के पहले प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के लिए अभिषिक्त हुआ करता था। और मैं तब ये समझ नहीं पाया था कि आखिर गौतम बुद्ध नगर जनपद उत्तर प्रदेश का भाग है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के लिए अभिषिक्त क्यों है। फिर जब मैंने सूची देखी यहां की और फिर मैं उसके बाद अनुमान लगाने लग गया कि ये प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के लिए अभिषिक्त इसलिए हुआ करती थी क्योंकि उनके द्वारा भेजे जाने वाले नौकरशाह यहां की जनता को कंगाल करते थे और अपने आप को और अपने संरक्षकों को मालामाल करते थे। ये तथ्य सामने ना आने पाए, इसके लिए उनके द्वारा प्रयास होते थे कि इन तथ्यों पर धूल ही झोंका जाए, जितनी पट्टी बांधी जाए वो गांधारी की पट्टी यहां बंधी रहती थी। और मैं देख के ताज्जुब था कि जब इन चीजों को लेकर के मैं सुनता था तो मैंने स्वयं तय किया कि नहीं भाई, मैं जिन लोगों ने गौतम बुद्ध नगर जनपद जैसे उर्वरा क्षेत्र को, अत्यंत उर्वरा क्षेत्र को बदहाल किया है, कंगाल किया है, अराजकता और समस्याओं के गर्त में ले जाने का कार्य किया है, वहां मैं स्वयं चल करके देखूं। और मुझे 2017 में यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं यहां आया था, मैंने यहां की समस्याओं को देखा और मैं धन्यवाद दूंगा अपने सभी मंचस्थ जनप्रतिनिधियों को। इन्होंने उन सभी समस्याओं को पूरी तन्मयता के साथ, पूरे धैर्य के साथ, बिना धैर्य खोए उन समस्याओं को लखनऊ में भी और यहां पर भी मेरे सामने रख करके कहा था कि इन समस्याओं का फेज वाइज समाधान होगा तो गौतम बुद्ध नगर न केवल अपनी पहचान को स्थापित करेगा बल्कि उत्तर प्रदेश के ग्रोथ इंजन के रूप में देश के अंदर अपनी एक नई पहचान बनाएगा और उत्तर प्रदेश को पहचान मिलेगी। और आज
उन सब के सकारात्मक सहयोग का परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर जिस रूप में पहचाना जा रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। यह सच था 2017 के पहले उत्तर प्रदेश देश के बीमारू राज्यों में शामिल था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर आकर के देश के अंदर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में भारत के आर्थिक उन्नयन के अग्रणी प्रदेश के रूप में आगे बढ़ा है और देश के नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप एक नई पहचान बनाई है। यह सब संभव हो पाया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण। उन्होंने जो सकारात्मक वातावरण देश के अंदर दिया उसका परिणाम हम सबके सामने 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत। 2014 के पहले का भारत समस्याग्रस्त था, अविश्वास से भरा हुआ था, न केवल देश के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर भी इस प्रकार का वातावरण था। पूरी दुनिया के अंदर किस रूप में भारत के प्रति व्यवहार होता था। भारत से जाने वाले लोग पहचान के लिए मोहताज हुआ करते थे, पासपोर्ट की कीमत नहीं रह गई थी, सीमाएं असुरक्षित थी। देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण उस समय बनाया था, सरकारें भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, विकास अवरुद्ध हो गया था, नौजवान हताशा, अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, व्यापारी असुरक्षित था, बेटी असुरक्षित थी, असहाय थी। और उन स्थितियों में 2014 में मोदी जी के नेतृत्व को इस देश ने हाथों हाथ लिया था। मोदी जी ने उस समय देश के अंदर कार्य नहीं किया, उन्होंने केवल देश के एक राज्य गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में अपनी एक शानदार पारी को आगे बढ़ाया था और उस पारी को खेलते खेलते उन्होंने देश के सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए थे, कुछ मॉडल प्रस्तुत किए थे। लोगों ने हाथों हाथ लिया और आज देखते ही देखते पिछले 10 वर्ष में जिस नए भारत का हमें दर्शन होता है, एक सुरक्षित भारत, दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत, और इन सबको हमने देखा है। एक सुरक्षित भारत भी है, आंतरिक रूप से भी बाह्य रूप से भी। दुनिया के अंदर निवेश के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में जाने जाने वाला भारत है। युवाओं की आजीविका को तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाला भारत है। इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए दौर में भारत को ले जाने वाला भारत है। भारत की युवाओं की आजीविका का प्रबंध भी है, आम जनता की आस्था का सम्मान भी है। इस नए भारत में, और इस नए भारत को अंदर हम देख सकते हैं, इस नए भारत को जब हम देख रहे हैं, उस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हम सबको भी तय करना है। मोदी जी ने देश के अमृत काल के प्रथम वर्ष में देश को विकसित भारत की एक संकल्पना दी है। विकसित भारत तब होगा जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा, और उत्तर प्रदेश तब विकसित होगा जब गौतम बुद्ध नगर जनपद अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे आएगा। हमें इस बात की खुशी है, हमारे जनप्रतिनिधिगण मंच पे हैं, माननीय सांसद हैं, माननीय विधायकगण हैं, और सचमुच उन्होंने एक आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में जो अपने आप को स्थापित किया, अपने आप को साबित किया, और दुनिया के लिए, देश के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले उन सभी लोगों के लिए एक उदाहरण है। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं, इसी गौतम बुद्ध नगर जनपद की है। एक बड़े प्रतिष्ठान का यहां पे उद्घाटन था। कोरोना कालखंड के दौरान वह जमीन आवंटित हुई थी, और जमीन आवंटन होने के बाद वह 2022 के अंत में मेरे पास आए कि हमें
अपने बड़े प्रतिष्ठान का उद्घाटन करना है, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी जल्दी इतना बड़ा सेंटर, हजारों करोड़ रुपए जिसमें लगे हों, वह तैयार हो गया। मैंने कहा भी मैं रिपोर्ट भी ले लेता हूं, आपने मुझे अपना इनविटेशन दिया है और ये इनविटेशन आपने मुझे दिया है तो मैं इसको एक बार देख लेता हूं। मैंने रिपोर्ट मांगी, मुझे आया कि हाँ साहब ये बन के तैयार हो चुका है और इसके आने के बाद 40,000 करोड़ रुपए के नए निवेश के प्रस्ताव गौतम बुद्ध नगर जनपद में आज इसके साथ ही आ जाएंगे और हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा भी ठीक है हम लोग आ रहे हैं, इसमें एक काम करना कि मेरे आने के पहले सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को इसके लिए आमंत्रण जरूर दीजिए। तो चौंका, कहा जनप्रतिनिधि? मैंने कहा हाँ, वहां के माननीय सांसद होंगे, माननीय विधायकगण होंगे। कहा क्या गौतम बुद्ध नगर में भी, गौतम बुद्ध नगर जनपद में भी सांसद विधायक हैं? अरे हमने कहा क्या गौतम बुद्ध नगर जनपद क्या किसी और जिले का है? वो आके मेरे सामने इस बात को कहे साहब मैं भौचक हूं, मेरी पूरी जिंदगी जिस राज्य में और जिस क्षेत्र में व्यतीत हुई, अगर वहां इतना बड़ा निवेश मैं करता तो अब तक लोग मेरा जीना हराम कर देते हैं। और गौतम बुद्ध नगर जनपद में न कोई सांसद, न कोई विधायक, न कोई अन्य पदाधिकारी, कोई भी मेरे पास कहने के लिए नहीं आया कि इस कार्य में मैं इसको लूंगा, मेरे लोग यहां रहेंगे, फलाना वहां रहेंगे। हर व्यक्ति इस बात के लिए प्रफुल्लित है कि एक नया निवेश हमारे जनपद में आया है और मेरे देश के लोगों को, मेरे प्रदेश के नौजवानों को यहां नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। यह है सकारात्मक योगदान। और जो सकारात्मक माहौल बना आज उसी का परिणाम है गौतम बुद्ध नगर जनपद की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम देश के अंदर सबसे अधिक पर कैपिटा इनकम वाले जनपदों में से एक है। तो बढ़ते आगे, सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को बुलंदशहर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रबुद्धजन के सम्मेलन को संबोधित भी किया और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 80 मानकों की माला पहनाई जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकारों की दंगा पॉलिसी के कारण प्रदेश को काफी नुकसान उठाना पड़ा और आए दिन दंगा, कर्फ्यू और अराजकता के कारण ना बेटियां सुरक्षित थी और ना व्यापारी, यहां तक कि बुलंदशहर को अराजकता और आतंक का पर्याय बना दिया गया था। मगर आज प्रदेश में गुंडे और अपराधी खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं और आम जनता के भीतर सुरक्षा का भाव उत्पन्न हुआ है। आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर पहुंचे थे और यहां पर प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित भी किया। यहां पर उन्होंने 80 सीटों पर जीत का भरोसा भी जताया। उन्होंने कहा कि 80 सीट जो यूपी की हैं वो बीजेपी की झोली में जाएंगी। और साथ ही प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने गुंडा पर भी बात की है कि गुंडागर्दी काफी ज्यादा थी, जो कि आज के समय में काफी कम हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को हाथरस का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार के मंत्री और हाथरस से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी अनूप वाल्मीकि प्रधान के जन समर्थन की अपील की है। और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकसित भारत और सर्वगीण विकास ही मोदी की गारंटी है। विकसित भारत में बिना भेदभाव हर व्यक्ति, जाति, समुदाय को सम्मान और आगे बढ़ने का अवसर मिले और वहीं बेटी और व्यापारियों को समान सुरक्षा की गारंटी हो, अराजकता नहीं बल्कि कानून का राज हो, साथ ही जातिवाद, परिवारवाद नहीं, सबका साथ, सबका विकास हो और विकसित भारत की परिकल्पना का आधार हो। आपको बताते चलें कि सीएम योगी आदित्यनाथ हाथरस भी पहुंचे थे और जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया है और साथ ही यहां पर पहुंचने के बाद में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित किया और साथ ही मोदी की गारंटी, विकसित भारत की गारंटी की बात कही है। उन्होंने कहा कि जब से हमारी सरकार आई है तब से देश
विकसित होने की ओर अक्सर है और साथ ही उन्होंने कई गारंटियों की बात भी की कि मोदी की गारंटी विकसित भारत की गारंटी है। राजस्थान के जोधपुर में बीजेपी के शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। भाइयों और बहनों, चुनाव का नगाड़ा बज चुका है। पहले और दूसरे चरण में राजस्थान की जनता को अपना मत प्रकट करना है और आप सभी को राजस्थान की जनता के पास गांव-गांव में, दाणी-दाणी में, घर-घर में नरेंद्र मोदी का महान भारत की रचना का संदेश लेकर जाना है। उस वक्त मैं राजस्थान की इस वीर भूमि पर आया हूं। उस वक्त मैं राजस्थान की इस भूमि को प्रणाम कर कर यही क्षेत्र के राव जोधा, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह और कई प्रतापी वीर पुरुषों को प्रणाम करता हूं और उनका स्मरण कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाई और बहनों, आज पूरा राजस्थान नहीं, देश भर में जहां त्याग, बलिदान और शौर्य की बात होती है, मेरे राजस्थान का नाम सबसे पहले लेने का काम होता है। यहां पर ही इसी भूमि में पन्नाधाई पैदा हो सकती है और इसी भूमि का पानी है जो महाराणा प्रताप को पूरा जीवन मुगलों के सामने लड़ने के लिए तैयार कर सकता है। इस भूमि ने हमेशा देश को, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले वीर योद्धा देने का काम किया है। वो सभी वीर माताओं को प्रणाम कर कर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। कार्यकर्ता भाई और बहनों, इस बार हमने इस लोकसभा चुनाव में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सामने 400 पार का लक्ष्य रखा है। 400 से ज्यादा सीटें एनडीए जीतेगी और 370 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ये लक्ष्य की पूर्ति कोई नेता नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें चुनाव नेताओं के दम पर नहीं जीते जाते हैं, मेरे बूथ के कार्यकर्ताओं के दम पर जीते जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो देश और दुनिया में भारतीय जनता पार्टी का और देश का झंडा बुलंद करने का काम किया है, इससे समग्र देश की जनता तैयार बैठी है मोदी जी को तीसरी बार चुनकर प्रधानमंत्री बनाने के लिए। मगर वो जनता के पास जाकर उसको मतदान मथक तक ले जाने का काम आप सभी ने करना है। अभी चारों सीटों के प्रमुख नेताओं के साथ मेरी मीटिंग हुई है और डिटेल कार्य योजना आप लोगों के लिए बनाई है। और मैं खुद कह देता हूं कि कार्य योजना थोड़ी कठिन है, मगर कठिन है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कठिन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कठिन काम ही सबसे अच्छे तरीके से करते हैं। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि इस कार्य योजना को मतदाता सूची के पन्ने पन्ने तक आपको नीचे पहुंचाना है, हर बूथ तक आपको नीचे पहुंचाना है, हर शक्ति केंद्र तक आपको नीचे पहुंचाना है। और मोदी जी के
संदेश को लेकर जाना है। मित्रों, 10 साल पहले यूपीए की सरकार थी और देश के भविष्य को अंधकार कर कर सोनिया मनमोहन ने रख दिया था। 2014 में देश और राजस्थान की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया और 10 साल में मोदी जी ने देश के अंदर हर क्षेत्र में परिवर्तन लाने का काम किया है। फिलहाल इस मुद्दे में इतना ही। नमस्कार।